हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। डे 85 पर आ गए हैं और बहुत ही शानदार इंटीजर्स के अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो फटाफट से अपन मिक्स्ड इंटीजर्स पे आते हैं, जहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में आज फंक्शन काउंट करना है। बोल रहा है एफ ऑफ एक्स पे वापस एक्स ही आ जाए। जैसे एफ ऑफ वन जो है ये वन आ गया, या एफ ऑफ टू है ना, ये वापस किसके बराबर आ गया, टू। तो अब इसमें दो तरह के हो सकते हैं ना, कि जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स निकाल रहे हैं अपन, एक्स से एफ ऑफ एक्स, तो वन पे वन जाएगा, तो एफ ऑफ वन भी वन आएगा, और उसको एफ में रखूंगा तो वापस वन आ जाएगा, है ना, या टू से टू ही चला गया। या ऐसा हो सकता है देखो, कि एफ ऑफ वन टू के बराबर चला जाए और एफ ऑफ टू वन के बराबर इंटरचेंज हो जाए। तो अब जब मैं एफ ऑफ वन निकालूंगा तो इसमें वैल्यू टू जाएगी, और F2 जो है वो हमें पता है वन के बराबर आ जाएगा। तो या तो हर फंक्शन के अंदर की जो वैल्यू है, या तो वो इनपुट बराबर आउटपुट ही हो जाए, या इंटरचेंज हो जाए। तो केसेस क्या हो सकते हैं, जैसे पहला केस ले रहे हैं, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 है, इधर भी हमारे पास 1 2 3 4 5 है, और सब अपने पास ही वापस चलेगा, ये एक फंक्शन बन गया। या इनमें से कोई दो ऐसे ले लो, 5C2 कर लेते हैं, जो आपस में इंटरचेंज हो जाए, जैसे 1 2 2 1, ये इंटरचेंज हो गए, और बाकी जो 3 4 5 है, 3 4 5 ये आपस में चले गए, तो ये हो जाएंगे। या दो दो के दो पेयर बना लो, दो दो के दो पेयर मतलब 5C2 3C2 अपॉन टू फैक्टोरियल इसलिए क्योंकि पहले दो कौन ले रहे हो, बाद में दो कौन ले रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। तो जैसे 1 2 1 2 आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, 3 4 3 4 जो है ये भी आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, 5 5 पे चला गया, तो ये भी पॉसिबल है। तो ये 15 10 और 1 टोटल अपने पास ऐसे 26 फंक्शंस आ सकते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, तो इसमें बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक के टू रियल सॉल्यूशंस हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो के, और एफ ऑफ एक्स के थ्री रियल है। तो थ्री रियल रूट्स नहीं बोल रहा, थ्री रियल सॉल्यूशंस बोल रहा है ना। तो 2 2 3 अगर होता है, जैसे मान लो आपका ये रूट आया, तो इसको बोलते हैं टू रियल रूट्स, लेकिन सॉल्यूशन एक ही बोलते हैं कि एक ही सॉल्यूशन आ रहा है। तो मतलब इसके रूट रिपीट हो रहे हैं। तो मतलब एफ ऑफ एक्स की जैसे मान लो कोई वैल्यू आ रही है टी, जैसे एफ एक्स के रूट हो गए, एक हो गया अल्फा, एक हो गया बीटा। तो मतलब एफ एक्स बराबर अल्फा रखने पर और एफ एक्स बराबर बीटा रखने पर हमारे पास तीन अलग अलग सॉल्यूशंस आ रहे हैं, रूट तो चार आ रहे हैं। तो मान लो कुछ ऐसा ग्राफ रहा होगा सपोज एफ एक्स का, तो अल्फा वाली लाइन यहां से जा रही होगी और बीटा ऐसे, तो तीन अलग अलग सॉल्यूशन मिल रहे होंगे एक्स के लिए, एक दो तीन, है ना। अब ये कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि मेरी क्वाड्रेटिक तो कहीं भी बन सकती है ना। जैसे मान लो ये एफ ऑफ एक्स वाली है, इसके दो रूट्स आ गए ना, एक अपने पास आ गया ये मान लो टू, एक आ गया फोर, ऐसा कुछ भी हो सकता है ये वाला। तो या पीछे ले लो, तो एक आ गया -2, एक आ गया 4। तो इसके केस में जब एफ ऑफ एक्स बराबर करके दिख रहा था, तो एक ये और एक ऐसे तीन आ रहे थे। तो ये जो अब तीन वैल्यूज आ रही है, ये जो एक्स एक्सिस पे जो तीनों वैल्यू आएगी अल्फा बीटा गामा, ये तो कहीं भी हो सकती है, अपने हाथ में थोड़ी है। तो जब आप एफ ऑफ एक्स सॉल्व करोगे, है ना, तो इसके अंदर जब अपन ये देख रहे हैं कि भाई ये अल्फा बीटा गामा कहाँ पर होंगे, तो अब आप इस बार जैसे पहले एफ एक्स को टी लिया था, अब आप एफ ऑफ एक्स को टी लोगे। तो एफ ऑफ एक्स बराबर अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, वो तो कहीं पर भी हो सकता है अपने पास ऊपर। तो इसके केस में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने रूट्स अलाउड है आपके पास, टोटल 6 रूट्स अलाउड हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे। नेक्स्ट वाला फिर से फंक्शन काउंटिंग का, इसलिए इस बार दो एफ ऑफ नहीं है, इस बार तीन दे रखे हैं यहाँ पर, हाँ मतलब दो दे रखे हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर एफ एक्स, ये पूछ रहा है। तो अपन ने जो फर्स्ट किया था वहां पे एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स था, यहाँ एफ ऑफ एक्स बराबर एफ एक्स है। तो यहाँ पांच केसेस हो सकते हैं, कि सबसे पहले तो सारे ही फंक्शंस जो अपन यहाँ से बना रहे हैं, ये किसी एक ही आउटपुट पे मैप कर जाए जाके, है ना। तो कोई एक आउटपुट सेलेक्ट करो 5C1, और सब उसके पास ही चले जाएंगे। तो अब एफ ऑफ वन भी वन आ जाएगा, एफ ऑफ टू भी वन आ जाएगा, एफ ऑफ थ्री, एफ ऑफ थ्री, एफ ऑफ सब कुछ वन ही है, तो आप कुछ भी एफ ऑफ एक्स निकालोगे वन ही आ जाएगा। दूसरा तरीका हो सकता है कि किन्हीं दो इनपुट के दो आउटपुट के पास चले जाए, है ना। दो आउटपुट मतलब कैसे, जैसे 5C2, जैसे ये दो ले ली, तो अब इसके पास ऑप्शन नहीं है, वन या टू कहीं पर भी जा सकता है ना, दो में से कहीं, ये भी वन या टू कहीं पे भी जा सकता है, ये भी वन या टू जा सकता है, ये भी वन या टू जा सकता है, ये भी वन या टू जा कहीं भी जा सकता है। तो जैसे मान लो एफ ऑफ 5 जो है वो वन चला गया ऐसे, तो फिर एफ ऑफ 1 भी कहाँ जा रहा है आपके पास, वन ही जा रहा है। तो एफ ऑफ 5 बराबर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 5 के बराबर। तो इनके पास ऑप्शन है, ये कहीं पर भी एक के पास जा सकते हैं, सबके पास कितने ऑप्शन हो जाएंगे अपने पास यहाँ पे, टोटल टू टू ऑप्शन आ जाएंगे, है ना। तो ये सेम ही चीज होगी, बस यहाँ पे टू टू ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास। फिर ऐसे सब अगर मान लो थ्री थ्री ऑप्शन रखें, है ना, कि सब इन तीनों में से कहीं भी जा सकते हैं, तो पांच में से कोई तीन लो और सबको अपन ये तीन तीन ऑप्शन दे सकते हैं। या पांच में से कोई चार लो, सबको ये चार चार ऑप्शन में ही जाना है। या पांच में से पांचों ले लो, है ना,
और उस केस के अंदर तो फिर सबके पास क्या रहेगा, एक ही रहेगा ना ऑप्शन। अगर पांचों ले लिए, मान लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो फिर तो यही ऑप्शन रहेगा ऐसा, ये वाला। हाँ, इसके अंदर भी क्या होगा, जो खुद का इनपुट है वो तो वही जाना चाहिए, जैसे 1 1 पे ही जाना चाहिए, तो इसके पास दो ऑप्शन नहीं रहेंगे, ये चार ही होगा, है ना। जैसे 5 1 पे गया, 1 1 पे जा रहा है ना, ऐसा। 3 जैसे 2 पे चला गया, है ना, तो फिर 2 भी कहाँ पे चला जाएगा, 2 पे चला जाएगा। हाँ, तो जो खुद का वाला है उसको तो वही जाना पड़ेगा, तो 2 की पावर 5 नहीं आएगा। जैसे मान लो आपने दो इनपुट लिए, दो आउटपुट की, सबके ये दो ही आउटपुट हो सकते हैं, ये वाले दोनों, तो 1 1 और 2 2 पे ही जाएंगे। बाकी तीनों के पास ऑप्शन है कि वो इनमें से कहीं पर भी जा सकते हैं, तो 5C2 के साथ 2 की पावर 3 आ जाएगा, ऐसा, है ना। वरना अगर 2 1 पे चला गया और 3 2 पे जा रहा है तो फिर तो बराबर नहीं आ पाएंगे ना, तो ये ऐसा हो जाएगा। फिर अगर अपन ने 3 लिए थे, जैसे 5C3, तो 1 2 3 तो वहीं पर जाएंगे। 4 और 5 के पास ऑप्शन हो जाएगा कि वो कहीं भी जा सकते हैं इनमें से, या फिर 5C4 के अंदर वो चारों 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ही जाएंगे। फिफ्थ वाले के पास ऑप्शन है कहीं भी जा सकता है, या फिर 5C5 जिसमें सब फिक्स ही हो जाए। तो आंसर आ जाएगा 5C1 इंटू 1 की पावर 5, 5C2, और उसके अंदर अपने पास आ जाएगा 5C1 1 की पावर 4, 5C2 2 की पावर 3, 5C3 3 की पावर 2, 5C4 4 की पावर 1, और 5C5 1 की पावर 5। हाँ, तो ये अपना फाइनल आंसर ऐड आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला जो होगा ये यहाँ पर एक डायरेक्ट रिजल्ट को यूज कर रहा है बेसिकली, कि अगर यहाँ फोकल रेडिया पीएस है और टेंजेंट पीटी है, तो अगर टेंजेंट एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, और ये फोकल रेडियस अपना बीटा आ रहा है, तो अपन एसेंट्रिसिटी जो है इसके केस के अंदर ये डायरेक्टली लिख सकते हैं कॉस बीटा बाय कॉस अल्फा एलिप्स के केस में, कॉस बीटा बाय कॉस अल्फा। तो ये डिराइव करना है आपको, तो यहाँ पर आंसर 1/√3 आ जाएगा। अब डिराइव करना कैसे, एक तो आप साइन रूल का यूज कर सकते हो इसके केस के अंदर, है ना। जैसे ये अपना मान लो फोकस होता है, टेंजेंट आप सभी को पता है क्या लिखते हो आप, एक्स कॉस थीटा बाय ए, वाई साइन थीटा बाय बी, और इक्वल टू क्या आ जाता है, 1, ऐसा। तो इसके केस के अंदर ये फोकल डिस्टेंस जो होती है A1 - E cos थीटा, इस तरह से। और ये पाई माइनस अल्फा ले सकते हैं। टेंजेंट कहाँ कट करेगा, अगर अपन y को 0 कर दें तो ये A/cos θ, 0 आ जाएगा। अपन ऐसे लिख सकते हैं A/cos θ माइनस ए अपॉन, सामने साइन बीटा है ना, बीटा की वैल्यू आ रही पाई/3। और दूसरा वाला जो आएगा अपने पास इक्वल टू के अंदर, ये अपने पास क्या आ जाएगा, पी एस से ले लेते हैं, A1 - E cos θ, और अपॉन के अंदर हमारे पास आ जाएगा सामने, इसके सामने साइन पाई माइनस अल्फा, जो कि साइन अल्फा ही आ रहा है। तो एक ये है रिलेशन, ये डिराइव कर देना, डायरेक्टली यूज मत करना। तो एक तो ये इक्वेशन है। दूसरा कैसे डिराइव करेंगे कि भाई जो इसका स्लोप है माइनस कॉस थीटा बाई ए और साइन थीटा बाई बी, ये स्लोप हो जाएगा इसके tan 5 पाई/6 यानी -1/√3 के बराबर। तो यहाँ से ए साइन थीटा बराबर बी कॉस थीटा, एक इक्वेशन ये आ जाएगी, है ना। रिलेशन भूल जाओ, ये कोई प्रॉपर्टी आपको याद नहीं करनी, एक रिलेशन ये आ जाएगी। ई आपको निकालना है, आपके पास ई ए और बी के अंदर रिलेशन ऑलरेडी पड़ा है, आपको बीटा ऑलरेडी पता है, आपको अल्फा ऑलरेडी पता है, तो बस आपको यहाँ से बेटा थीटा एलिमिनेट करना है, और फिर उसके बाद ए बी ई के रिलेशन से ई निकालना है। तो ये अच्छा सवाल है, आ सकते हैं ऐसे सवाल, ये अच्छे से करना। 965 बड़ा ही लॉजिकल सवाल था। एक तो आप एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, टी ले सकते हैं, सब जगह एक्स स्क्वायर है। उसके बाद AMGM लगाओ, जैसे लेफ्ट साइड की मिनिमम वैल्यू राइट साइड की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर आ जाएगी। जैसे आप इधर AMGM लगाओगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी, 2 2 4, एक्स स्क्वायर बराबर 1 पर होगी, उस वक्त ये अपनी मिनिमम वैल्यूज दोनों साथ ले लेंगे, 0। इसी तरह अगर आप इसमें AMGM लगाओगे, 2 की पावर x² अपॉन 2 क्यूब, है ना, और उसी वक्त ये वाला 2 इंटू 2x², तो ये भी अगर अपन x² 1 लें तो ये भी अपने पास इसके केस के अंदर माइनस तो कॉमन आ जाएगा, अपनी मिनिमम वैल्यू ले लेंगे AMGM से, 1/4 का डबल हाफ, और 3/2 माइनस हाफ इंटू 4, ये भी 1 आएगा, तो x² 1 हो जाएगा, और x1 x2 जो अपनी दोनों वैल्यूज है ये हो जाएगी -1 और 1। फिर -1 और 1 को अपन यहाँ रख के इंटीग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट उसके अकॉर्डिंग ओपन हो जाएगा। पीरियोडिक बनता है तो उसका यूज कर सकते हैं, 0 से n टाइम्स टाइम पीरियड का। ठीक है, नेक्स्ट वाले पर आते हैं। ये भी लॉजिकल है, बोल रहा है कि हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पॉसिबल है क्या, है तो कब है। तो अगर अपन ले लेते हैं ए नेगेटिव, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ए नेगेटिव लोगे
तो e की पावर x माइनस ए अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। और 3ax+1, अब यहाँ गड़बड़ होगी, ये वाला जो क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव नहीं हो पाएगा क्योंकि a नेगेटिव है। अब a नेगेटिव है, x भी नेगेटिव हो गया तो पॉजिटिव है, और a नेगेटिव है और x बहुत बड़ा पॉजिटिव ले लिया मैंने, तो ये इतना नेगेटिव हो जाएगा कि 1 को कैंसिल कर देगा, तो a नेगेटिव पे नहीं मिलेगा। a बराबर 0 पे सेटिस्फाई कर रहा है, a बराबर 0 रखेंगे तो e की पावर x इंटू 1 ही आ जाएगा जो कि पॉजिटिव है। तो एक क्वांटिटी तो ये हो गई। पॉजिटिव के लिए वापस मिल सकता है, अगर अपन यहाँ पर पॉजिटिव लें तो इस बार e की पावर x माइनस ए प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। और अगर पॉजिटिव लेंगे अपन इसके केस में a को, तो 3ax, अभी अपन ने बोला ही था पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो या तो दोनों पॉजिटिव हो जाएं या फिर दोनों ही क्या हो जाएं हमारे पास, नेगेटिव। तो दोनों का रूट साथ साथ चेंज हो जाए, ये भी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो दोनों का रूट जो है वो बराबर हो जाए। जैसे इसका रूट आएगा e की पावर x बराबर a का ln a, और इसका आएगा माइनस का 1/3a। तो अपन को बेसिकली ये इक्वेशन के रूट्स बताने कि ln a बराबर माइनस 1/3a के कितने रूट्स होंगे, ऐसा। तो आप इसके केस के अंदर ये भी कर सकते हैं कि ln a का ग्राफ बना दें, माइनस 1/3a का ग्राफ बना दें, कितनी जगह कट कर रहा है, या और बेटर a ln a का डिफरेंशिएशन से ग्राफ बनाएंगे, और डिफरेंशिएशन से वो ग्राफ बनाकर अपन देख सकते हैं कि वो माइनस 1/3 को कितनी जगह कट कर रहा है। तो 2 पॉइंट आपको वहां से मिलेंगे, एक 0 मिलेगा, तो टोटल आपको 3 वैल्यूज मिल जाएंगी। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सवाल है। नेक्स्ट वाले पर आते हैं। तो है तो रॉल्स और आईवीटी ही, और थोड़ा सा ट्रिकी है ये। तो थ्राइस डिफरेंशिएबल है। अब अगर अपन नंबर लाइन पर इसको प्लॉट करें तो यहाँ पर आपके पास ए है, इधर अल्फा 1 है, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5 और बी, ऐसा। तो इसके केस के अंदर ए पे वैल्यू आ रही है -2, बी पे भी वैल्यू आ रही है -2, अल्फा 1 पे आ रही है 3, अल्फा 3 पे भी 3, अल्फा 2 पे -3, अल्फा 4 पे भी -3, अल्फा 5 पे -1, कुछ ऐसा। तो ये ग्राफ जो है वो मिनिमम से मिनिमम देख रहा हूँ, तो वैसे तो ज्यादा बार भी कट कर सकता है, पर मिनिमम से मिनिमम देख रहे हैं। तो एक बार मिनिमम यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, इसके आगे तो नेगेटिव ही। तो इसके केस के अंदर अगर अपन देखें तो एफ एक्स के अपने पास कितने रूट आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4। अब रॉल्स थ्योरम बोलती है कि एफ डैश का उसके बीच में मिनिमम एक रूट आएगा जहां पे 2 बार एफ एक्स 0 है। तो जैसे एफ डैश यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है ना। और अल्फा 4 क्या था अपना, -3 था ना यहाँ पे। अल्फा 5 ऊपर गया -1 पे, और अल्फा वापस 5, और फिर वापस बी पे वापस नीचे आया था -2। तो ये वाले जो तीनों रूट्स हैं एफ डैश के, 1, 2, 3, ये तो रॉल्स से आ रहे हैं। और ये वाला अपन को ग्राफ से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे वैल्यू बढ़ के कम हो रही है, तो यहाँ पे एफ डैश का एक और रूट आएगा। तो एफ एक्स के 4 हैं। अब एफ डैश के यहाँ पर अगर अपन देखें तो 3 रोल्स से आ रहे हैं मिनिमम, एक अलग से आ रहा है। तो एफ डबल डैश अगर अपन देखें तो कोई भी दो एफ डैश के रूट्स के बीच में एफ डबल डैश का एक रूट होता है, पर यहाँ मिनिमम पूछा है, तो ऐसा हो सकता है इन दोनों एफ डबल डैश के बीच का जो रूट है वो यहीं पे आ जाए, यानी एफ के साथ कोइंसाइड कर जाए। ये वाला जो टर्म है ना जिसके मिनिमम रूट्स निकाल रहे हैं, ये बेसिकली एफ एक्स एफ डबल डैश एक्स का डेरिवेटिव है। तो अपन एफ एक्स इंटू एफ डबल डैश के रूट्स निकालेंगे, ये मान लो टोटल 10 रूट हुए, तो इसके डिफरेंशिएशन के रोल से मिनिमम 9 हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों एफ डैश के बीच में जहाँ एफ डबल डैश मान लो आपका 0 हो रहा है, तो वो उस पॉइंट पर भी हो सकता है जहां पर एफ एक्स पहले से 0 था, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग हो सकती है। इसी तरह इन दोनों के बीच में भी ओवरलैपिंग हो सकती है, इन दोनों के बीच में भी ओवरलैपिंग हो सकती है। पर ये वाला जो एफ डैश है ना, इसकी वजह से जो एफ डबल डैश आएगा इनके बीच वाला, ये वाला जो होगा इसके बीच, यहाँ पर आपकी ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो एफ डबल डैश के सारे रूट एफ एक्स के साथ कोइंसाइड कर सकते हैं, एक को छोड़ के। तो एफ एक्स इंटू एफ डबल डैश के मिनिमम 5 रूट तो आएंगे ही आएंगे, तो उसके डिफरेंशिएशन के मिनिमम 4 रूट हो जाएंगे। तो आईवीटी ग्राफ रोल्स अच्छे से लगाना है, और रूट्स को इनसाइड हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। एफ और एफ डबल डैश के रोल्स लगाते हैं तो एफ एफ डैश के नहीं होते, पर हाँ एफ और एफ डबल डैश के हो सकते हैं। ये बड़ा ही सिंपल है। इसके अंदर सिंपल 1 + cos 2x 2 cos² x है, तो ये √2 mod cos x होगा, और इधर √2 साइन इनवर्स के अंदर हमारे पास sin x आएगा। तो √2 तो कट जाएगा। अब बस आपको क्या करना है, ग्राफ बनाकर देखना है कितनी जगह कट कर रहे हैं, किसके बीच में, -π/2 से लेकर के पाई के बीच में। तो साइन इनवर्स sin x का ग्राफ आप बनाना जानते हैं, तो साइन इनवर्स sin x का आप एक तो ग्राफ बनाएंगे। उसके अलावा आप यहाँ पर क्या करेंगे, cos x का भी इसके केस के अंदर आपको यहाँ पर ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर mod cos x का, सॉरी mod cos x का भी ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो वो भी बनाएंगे। तो आप देखेंगे कि दो जगह दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो ये भी सिंपल था।
अच्छा, नाइन्थ भी आसान है, एरिया अंडर द कर्व का है पर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो मॉड जेड लेस देन 4 के अंदर तो 4 रेडियस का एक सर्कल आएगा। रियल पार्ट ऑफ जेड पॉजिटिव है, रियल पार्ट ऑफ जेड पॉजिटिव है मतलब सेमी सर्कल हो गया ये वाला। और इसके अलावा इसका इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव करना है। तो इसका इमेजिनरी पार्ट में आप जेड को रखेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई। तो आप कुछ भी नहीं आए तो बेस्ट तरीका है एक्स प्लस क्या रख देंगे, आयोटा वाई। और इसको यहाँ से क्या कर देंगे अपन इस तरह से रैशनलाइज कर देंगे। किससे रैशनलाइज करेंगे, 1 प्लस आयोटा रूट 3 से ऊपर नीचे। तो नीचे तो आपके पास पॉजिटिव बन ही जाएगा, ऊपर जो इमेजिनरी पार्ट बनेगा वो बन रहा है √3x-1 और माइनस आयोटा स्क्वायर, तो माइनस का √3y-3। ऐसा कुछ बन रहा है। एक बार आप कैलकुलेशन वापस देख सकते हैं यहाँ पे, x-1 √3, अच्छा इमेजिनरी चाहिए था ना, तो प्लस के अंदर आयोटा के साथ y प्लस √3। तो √3x+y बन रहा है, वो लाइन ऐसे जाएगी इसके पॉजिटिव, इससे पॉजिटिव, यानी इस वाले पार्ट का, इस वाले सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे। स्लोप हमें पता है √3x+y का -60 डिग्री। तो ये 150 डिग्री एंगल वाली आर्क का एरिया है ना 5 पाई/6 इंटू आर स्क्वायर, है ना, टोटल होता है पाई r²। तो ये हाफ इंटू r² इंटू 5 पाई/6, ये एरिया आ जाएगा R4 है। आई थिंक 20 पाई/3 या ऐसा कुछ आता है, तो आराम से कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स के आइडिया पर बेस्ड है, ये सब यूनिट सर्कल पे यानी मॉड जेड बराबर 1 पर है। तो z की पावर 17 बराबर 1 के रूट्स हो सकते हैं। तो अपन इन सब का फैक्टर कर सकते हैं। तो पहला रूट तो आपका P1 जो है वो तो 1 ही होता है। उसके अलावा जो भी आपके P2 P3 ये सारे चलते जाएंगे P17 तक। और P1 Pn जो है वो डिस्टेंस है, P1 P2 P2 P3 इनके बीच में डिस्टेंस मॉड से निकलता है। तो मतलब आपको मॉड ऑफ ये 1 - α1 मॉड ऑफ 1 - α2 ये सब आपको कैलकुलेट करना है। तो अपन पहले डिवाइड कर लेते हैं इधर। तो लेफ्ट साइड के अंदर आप देखेंगे तो ये आपके पास एक जीपी आ जाएगी z की पावर 16 तक 17 टर्म्स की। और राइट साइड के अंदर आपके पास इनका मल्टीप्लीकेशन एज इट इज आएगा। अब बस अपन को यहाँ पर ये करना है कि इनका मॉड कैलकुलेट करना है ना। तो अपन दोनों तरफ यहाँ पर ले लेंगे मॉड और z को पुट कर देंगे 1। तो राइट साइड में मॉड 1 - α1 मॉड ऑफ 1 - α2 यही आ जाएगा प्रोडक्ट 2 से 17। और यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 1 1 1 1 आंसर 17। तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी यूज कर सकते हैं। तो आई होप आज के लेक्चर में आपको मजा आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, आपके फ्रेंड के साथ शेयर करें। कल मिलेंगे डे 86 पर, तब तक के लिए प्रैक्टिस पेपर्स लगाते रहें। थैंक यू एवरीवन।